सब लोग बन गए ना? कोई असुविधा में तो नहीं है ना? नहीं, सब सुविधा में। अब इसके लिए जो है ना वो लाइट ऑफ कर दे कि रहने दे? क्या? नहीं रहने लिखना है ना थोड़ा, तो कुछ लिखने में भी सही रहता है। अभी कोल्ड का ऐसा है कि कल शाम को और तेज ठंड हो गई है ना, मतलब आप लोग आए और ठंड बढ़ी है। हाँ तो पहले भी थी पर इतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी मेंटेन थी, लेकिन अभी एकदम से हम ठंड लेके आए हैं। बस हो सकता है 1-2 दिन की ये में भी। अभी क्या ना बर्फबारी हो रही है कश्मीर में, तो उसका बिल्कुल एकदम हमारे सागर पर पता नहीं जो भी हो चक्कर पर इफेक्ट पड़ता है बहुत जम के, है ना। तो खैर चलो, अभी इसलिए तो हम लोग अंदर बैठे कि नहीं तो बाहर ही। तो देखो आज आपने स्ट्रक्चर की लेआउटिंग और सुबह टाइम जो है ना अपने पूरे हर तरह के मॉडल आपने देखे, किसके साथ क्या कैसे किस ढंग से किस विधि से किस बेड पर किस ऊंचाई पर किस कैसे, ये सब सारी चीज़ें ओरली आपने देखी और समझने की कोशिश करी। और आज हम लोगों ने लेआउट को डालकर और होल कर लिए हैं और फिर अब बेम्बू डालकर उसका अलाइनमेंट मिला के और फिर बॉर्डर डाल के और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो कल में भी आप लोग जो है ना उसको होल करके बेम्बू का अलाइनमेंट डाल के और फिर वायर बुनने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि हमने आपको बताया था शुरू में कि हमें 4 कामों पर फोकस करना है। एक तो गाय बचाने को लेकर, दूसरा देसी बीजों को लेकर, और तीसरा हमारे जो है इंडिजिनियस नॉलेज को लेकर, और फिर उसके बाद जो है ना हमारे फार्मिंग को लेकर कि हमें उससे केमिकल से फ्री होना है, ठीक है। तो इन बातों को सुधारने के लिए या इन बातों पर काम करने के लिए, अमल करने के लिए हमें कुछ मूलभूत चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मूलभूत चीज़ें क्या हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये मूलभूत चीज़ें हैं जो मतलब इन 4 चीज़ों को सुधारेंगी, ठीक है कि नहीं। पहला है काउ बेस्ड सस्टेनेबल केमिकल फ्री फार्मिंग, इसको हमने नाम दिया है, आप लोग इसे हिंदी में ये बोल सकते हो गो आधारित स्वावलंबी कृषि, ठीक है, या विषमुक्त कृषि या जैविक कृषि बोल सकते हो उसे। गो आधारित स्वावलंबी जैविक कृषि, ठीक है। गो आधारित इसलिए बोला क्योंकि गाय के बिना ये हो नहीं सकता। स्वावलंबी इसलिए बोला क्योंकि खेती को हमें स्वावलंबी बनाना है, ठीक है कि नहीं। बाजारी व्यवस्था के ऊपर डिपेंड नहीं रखना है, समझ रहे, या व्यापारीकरण की व्यवस्था पर डिपेंड नहीं रखना है। अदरवाइज क्या होता है, देखो ऐसा समझ लो आप कि अभी हम एक कोई ट्रेन में चले जा रहे हैं, दिल्ली मान के चलो या बम्बई कह लो, ठीक है। बम्बई जा रहे हो आप, एक ट्रेन में बैठे हो और आधे रास्ते तक जाते जाते आपको समझ में आया, लोगों ने कहा कि ये ट्रेन गलत है, आपको दूसरी ट्रेन में चढ़ना चाहिए, ये सही नहीं है ये ट्रेन, है ना। मतलब किसी ने कहा ये रासायनिक ट्रेन है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है भाई जैविक पे चढ़ जाते हैं, तो है कि नहीं है। तो आपने वो ट्रेन से उतरे और दूसरी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन वो ट्रेन भी उसी ट्रैक पे दौड़ रही थी और ये वाली भी उसी ट्रैक पे दौड़ रही, और उसकी भी मंजिल वही है और इसकी भी मंजिल वही है। मतलब दोनों की मंजिल क्या है, आपकी जेब, है ना। दोनों की मंजिल क्या है, आपकी जेब। वो ट्रेन भी दौड़ के कहां पर पहुंच रही है, आपकी जेब तक पहुंच रही है, ठीक है। और ये वाली भी ट्रेन आपकी जेब तक पहुंची। तो फिर हमने बदलाव क्या किया, कुछ भी नहीं, है कि नहीं। और पता चला और गड़बड़ और कर बैठे हम, है ना। जैसे कि अभी हम वो ट्रेन में बैठ के गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है, कि भाई हमने ये तकनीक को अडॉप्ट किया, 50 साल के बाद अब हमें समझ में आ रहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसे इसमें भी आएगा समझ में 50 साल के बाद कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, फिर कोई दूसरे ट्रेन पकड़ोगे आप, है ना। तो आप क्या करो, ट्रेन और ट्रैक दोनों चेंज कर दो, ठीक है। अपना ट्रैक भी बदल दो और ट्रेन भी बदल दो और सही मंजिल पे आप अपनी गाड़ी को टिकाओ, ठीक है। तो आपकी मंजिल होना चाहिए स्वावलंबन, ठीक है। आपकी मंजिल है स्वावलंबन, मतलब आपका जो गंतव्य है वो गंतव्य स्वावलंबन पर पहुंचना चाहिए।
लास्ट आप सस्टेनेबल हो जाओ, पूरी तरह से आपकी कृषि जो है ना स्वावलंबी हो जाए, मतलब वो किसी पर डिपेंड ना रहे, समझ रहे ना, वो किसी पर डिपेंड ना रहे, ऐसी हमें फार्मिंग की व्यवस्था पर जाना है। तो वो व्यवस्था के लिए हमारे ऋषियों पूर्वजों ने अपनी जीवन को भारत के लिए खपाया है। आपने बहुत सारे महापुरुषों के नाम सुने होंगे जो मातृभूमि और भारतवर्ष के बारे में सोचा करते थे। उन सभी का एक ही सपना था, एक ही गोल था, कृषि स्वावलंबी हो। उनका सपना क्या था? देश स्वावलंबी हो, ठीक है। और देश स्वावलंबी कब होगा? जब राज्य स्वावलंबी होंगे। और राज्य स्वावलंबी कब होंगे? जब जिले स्वावलंबी होंगे। और जिले स्वावलंबी कब होंगे? जब गांव स्वावलंबी होंगे। और गांव स्वावलंबी कब होंगे? जब किसान स्वावलंबी होगा, क्योंकि गांव का अंतिम व्यक्ति कौन है? किसान। और किसान तभी स्वावलंबी होगा जब खेती स्वावलंबी होगी, है ना। तो खेत को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वहां से हो रही है ना, वहीं से सारी चीजें चल रही हैं। अगर खेत अपना प्रोडक्शन देना बंद कर दें तो दुनिया के सारे व्यवसायों पर ताला डल जाएगा। तो शुरुआत वहीं से होती है और अंत में जाके भी व्यक्ति वहीं मिल जाता है। उसी से गुड़ निकल रहा है, उसी से तेल निकल रही है, उसी से शक्कर निकल रही है, उसी से कपड़े निकल रहे हैं, उससे दुनिया की सारी चीजें निकल रही खेतों से, है ना। और सारी चीजें जाके अंत में वही मिल जाती हैं। तो खेत स्वावलंबी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया की पूरी नजर आपके खेतों पर है कि खेतों से आप जो पैसे बना रहे हो वो पैसे आपसे कैसे लिए जाएं। तो वो स्टार्टिंग में ही पैसे लपक लेते हैं आपसे, है ना, और फिर इकोनॉमी फिर आगे सर्कुलेट होती रहती है। तो कुल मिला के हमें खेतों को स्वावलंबी बनाना है। हमारे जितने भी धरती पर महापुरुष हुए उन सभी महापुरुषों का सपना था कि हमारे खेत स्वावलंबी हो जाए, हमारी कृषि स्वावलंबी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत जी जान लगा के भारत में काम किया। भाई राजीव भाई दीक्षित को आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इंटरनेट पे आप जाके उन्हें सर्च करेंगे। तो जितना भी उन्होंने स्वदेशी पर काम किया है वो भारत के एक लौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, पब्लिक में जाके, चौराहों पर जाके, टीवी पर आके, अखबारों के माध्यम से जो भी संसाधन हो सकते थे उन सभी संसाधनों के माध्यम से लोगों के दिलों और दिमाग में स्वदेशी की अलग जगह है, ठीक है। नहीं तो भारत के लोग तो स्वदेशी का नाम ही भूल गए थे, ठीक है कि नहीं। पाश्चात्य सभ्यता ने इस ढंग से अपना तूफान फैलाया कि उसकी आड़ में जो है ना सारे लोग बह गए, ठीक है। पता ही नहीं था कि कौन कहाँ क्या है, ठीक है। और अभी भी बहे चले जा रहे हैं, अभी कोई रोके थोड़ी है। पर ऐसे महापुरुषों के लिए बहुत बहुत नमन। और ये पुरुष जो है ना केवल देश के बारे में सोचा करते थे, मातृभूमि के बारे में सोचा करते थे। वो 1% भी ना ही अपने बारे में सोचते थे, ना किसी दूसरे की भलाई के बारे में सोचते थे, ठीक है। वो पूरी समष्टि के भलाई के बारे में सोचते थे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे लोग दुनिया में आए और इन्होंने स्वदेशी का जो है एक बीड़ा उठाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सपनों को हम अपने खेतों पर साकार करें, ठीक है कि नहीं। तो हमें अपनी खेती को स्वावलंबी बनाना, और वो स्वावलंबी किस मॉडल से बनेगी? लेयर फार्मिंग के मॉडल से, ठीक है कि नहीं। ये क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी तरह की चीजें लगभग सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कोई बाहर से रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई टेक्नोलॉजी परचेस करने की जरूरत पड़ती है। तो पहली बात यह है कि हमें गो आधारित स्वावलंबी कृषि को अपनाना है, एक बात हो गई। दूसरी, मल्टीलेयर कृषि को अपनाना है। मल्टीलेयर कृषि को अपनाने के कई कारण हैं, कारणों पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम मेन टाइटल आपको बता दे रहे हैं। तीसरा है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जिसे आपको करना है। तो ये 3 तरह के काम हैं जो आप लगातार करोगे, इन पे काम करोगे, इन पे आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही है आपकी फार्मिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ, ठीक है कि नहीं। तो हमें इन 3 वर्टिकल पे जो है ना आगे बढ़ना है, और एक एक को हम फिर अब चर्चा में लाते हैं और एक एक को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसके पहले देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जब कृषि का काम चालू किया था तो हम एक लौते व्यक्ति थे हमारी उम्र के या हमारे इर्द गिर्द वाले लोगों में से। जैसे होता है ना कि यार वो हमारा दोस्त भी ये काम कर रहा है, तो एक वो हो जाता है कि चलो हाँ हमारी कैटेगरी का कोई व्यक्ति हमारे साथ में है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में खेती कर रहे हैं, पर अपने दौर का, अपने आसपास का व्यक्ति जो होता है या परिचित का व्यक्ति, तो हमारी शुरू से 2 तरह की सोच रही है ना खेती को करते हुए। पहली सोच ये थी
कि हम ऐसा काम करें कि लोग हमारे काम को देखें, ना कि हम किसी के काम को देखकर फॉलो करें या उसके काम को चुरा के हम काम करें। मतलब चाहे आप वो गांव स्तर पे समझ लो, चाहे जिले स्तर पे समझ लो, चाहे राज्य के स्तर पे समझ लो, चाहे राष्ट्र के स्तर पे समझ लो, या चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझ लो। अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को फॉलो करते हैं, ठीक है। किसी देश ने अगर कुछ अच्छा काम कर लिया तो पता चला हम वहां चले जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए। तो वो वहां पे अच्छा काम कर रहा है, हम भी तो अपने यहाँ अच्छा कुछ काम करें, या हम ही क्या पूरी दुनिया को फॉलो करते रहेंगे। ऐसा कुछ काम करें कि हमारे को लोग फॉलो करें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा विजन होना चाहिए कि देखो जब दूसरे देश के लोग हमारे देश को आके स्टडी करेंगे, हमारे देश की चीजों को समझेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति को समझेंगे, हमारे कल्चर एग्रीकल्चर को समझेंगे, तो हमारी नाक ऊंची होगी, हमारे भारत की शान बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं। और अगर हम इजरायली भागते रहे, यूरोपी भागते रहे, ठीक है कि नहीं, खेती देखने के लिए, तो फिर गड़बड़ बात है। और देखो हम उनके पास जा रहे हैं जिनके पास बहुत सारे चैलेंज है, या जिनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब ना ही उनके पास पूरा सूरज मिलता है, ना ही उनके पास मिट्टी है, ना ही उनके पास जो है ना क्लाइमेट है ना ही उनके पास जो है ना पानी है। मतलब संसाधन विहीन देश जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, और संसाधन भरपूर देश है ना उनको फॉलो कर रही है, तो बहुत गलत बात है। हमारे पास क्या नहीं है ये बताओ। पानी है, भारत में 200 तरह की जलवायु है, अलग अलग मतलब क्लाइमेट जोन है, फिर सब क्लाइमेटिक जोन है, 20 क्लाइमेटिक जोन है हमारी कंट्री में, मतलब अलग अलग तरह की 20 जलवायु है हमारे भारत में। और अगर सब जलवायु की बात करें तो 200 प्रकार की जलवायु है हमारे भारत में, जो किसी देश में एक प्रकार की होती है, हमारे देश में 200 प्रकार की है, सोचिए, ठीक है। किसी किसी देश के पास बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है, धूप ही देखने को नहीं मिलती है, 6 महीने पता चला धूप ही नहीं मिलती। लेकिन हमारा ऐसा देश है कि यहाँ पर रोज धूप मिलती है, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय आपको धूप देखने को मिल जाएगी। या ये कह सकते हैं कि हाँ चलो बहुत घनी बादल बारिश हो रही है, उस समय आपको सूरज नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक सूरज ही नहीं दिखा, है कि नहीं है। हिंदुस्तान में जो है ना सबसे ज्यादा सूरज पड़ने वाला एकमात्र पूरी दुनिया पे इकलौता देश है जिसके पास सबसे ज्यादा रोशनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा सूरज की किरण भारत पर पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास धूप भी ज्यादा है, और मिट्टी की कोई कमी नहीं है साहब। मिट्टी तो इतने प्रकार की है, हजारों प्रकार की मिट्टी है भारत में, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरह की मिट्टी है, हर तरह की, सभी तरह की। और दूसरे देशों के पास चले जाओ, रेत ही रेत है, पता चला कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है। तो मक्का ही उगा पा रहे हैं वो, और उसके पिज्जा और बर्गर बना के और बस खा रहे पी रहे। और हमारे भारत में इतनी विविधताएं हैं कि एक इंसान अगर 60-70 साल की उम्र का है और अगर एक व्यंजन और एक वैरायटी अगर कोई खाता है तो वो सारी जिंदगी नई नई वैरायटियों को खा सकता है। भारत की ऐसी भूमि है, इतनी विविधताएं हमारे देश में, ठीक है कि नहीं। तो फिर भी हम उनको फॉलो करते रहते हैं। तो हमारे दिमाग में एक शुरू से ही ये विचार रहा है कि हम ऐसा काम करेंगे कि बाहर के लोग हमारे को फॉलो करेंगे, हम लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। या हम कुछ ऐसा तैयार करें कि लोग हमारे काम को जाने, ठीक है कि नहीं। हाँ वो लोग अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके काम की सराहना, पर हमारी भी तो करे कोई, है कि नहीं, ताकि हमारे भारत की नाक ऊंची हो। एक बात। दूसरी बात, हमने कोशिश करी है कि नौजवानों को अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। नौजवानों को खेती में लगाया जाए। जब तक नौजवान इसमें नहीं आएंगे तब तक खेती के काम को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे हमारे 2-3 विचार साथ में रहे हैं खेती को करने के साथ साथ में। तो हमने बहुत ताकत से काम किया, बहुत ताकत से काम किया। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, लगभग हम 20 से 22 घंटा काम करते थे। कितने? 20 से 22 घंटा। खाली 2 या 3 घंटे की नींद हो गई तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सुबह 4 बजे से लगते थे, यहाँ से हमने 20-25 किलोमीटर दूर खेत लिए हुए थे किराए पे। हमारे पास तो खेत हुआ नहीं है ना, आज भी नहीं है, क्योंकि सेवा का कार्य हम शुरू से ही कर रहे हैं। जितने कमाए पैसे सो वो भी हमने सेवा में लगा दिए, और अभी भी हम कंटिन्यू अपना पूरा समय सेवा में ही लगाते हैं, ठीक है। पैसे बनाने में नहीं लगाते। यहाँ से फार्म से जो इकोनॉमी जनरेट होती है वो भी हम लीपा पोती करके परिवार को जितना चाहिए, बाकी सब इसी में लगता रहता है हमारा, ठीक है। कोई अलग से हमारी बिल्डिंग नहीं है, कोई हमारा अलग से घर नहीं है, कोई हमारा अलग से आज भी 1 डिसमिल जमीन नहीं है हमारे नाम पर, ठीक है। 9 साल का सफर हो गया जबकि काम करते हुए।
तो हमारा शुरू से ही काम रहा है। तो 4 बजे उठा करते थे हम, और 4 बजे 20 किलोमीटर दूर हमने 20 एकड़ का खेत लिया हुआ था, वहां पर हम बिल्कुल एकदम 5 बजे पहुंच जाया करते थे खेत पे अंधेरे में। और वहां 5 बजे से जब काम स्टार्ट करते थे तो निरंतर 11:30-12 बजे तक टॉर्च में काम किया करते थे। इतना जुनून था काम करना। रात को 11-12 बजे तक खेत में काम करते थे, फिर वहां से चलते थे तो पता चला 1-1:30 बजे 2 बजे घर आ रहे, फिर 1-2 घंटे की नींद ली और फिर 4 बजे फिर जा रहे। इतने जुनून से काम किया साहब, इतने जुनून से। तो ऐसे खूब लपक के काम किया। आज भी हम काम करते हैं। आज थोड़ा सा ये है कि 22 घंटे नहीं हो पाते हैं, पर 20 घंटे तो हो ही जाते हैं एनी हाउ, है ना। और कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि हाँ 22 घंटे भी हो जाते हैं, कभी कभी पूरे 24 घंटे ही हो जाते हैं, ऐसे भी दिन हो जाता है। क्योंकि अभी दिन भर पूरा प्रैक्टिकल जब वर्क रहता है तो प्रैक्टिकल में लगे रहते हैं। फिर अभी अब फ्री होंगे आप लोगों के साथ, 8 बजे क्लास खत्म होगी, 8 से 10 हम कॉलिंग पे रहेंगे, जो हमने टाइम दे रखा सबको। तो पूरे इंडिया से लोग कॉल करते हैं और सभी पूरे दुनिया से लोगों के सवाल जवाब निपटाने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद हम 10 बजे के बाद फिर व्हाट्सएप पकड़ते हैं, ठीक है। तो कभी 1 बज जाता, कभी 2 बज जाते, कभी 2:30 बज जाता, कभी 3 बज जाते। ऐसे फिर जो है ना व्हाट्सएप के पूरे दिन भर के 1000-1500 जो भी मैसेजेस आते हैं उनके जवाब देते हैं। और फिर सुबह 4:30 बजे फिर दिनचर्या शुरू होती है हमारी। तो ऐसे अभी भी लग के काम करना पड़ रहा है, और ऐसे ही लग के काम करना पड़ता है, तब जाके कुछ खड़ा हो पाता है। तो ये जो काम किया है, देखो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये। आप जरा सोच के देखो कि हम खेती भी कर रहे हैं, इतने लोगों को जवाब भी देते हैं, लगभग हमारे कॉल भी होते हैं 200-250 के आसपास प्रतिदिन, वो भी निपटाते हैं, 1000-1500 के आसपास व्हाट्सएप भी निपटाते हैं। और पूरे भारत में इतने मॉडल बना रखे हैं, इतने लोगों का काम फैला रखा है, वो भी सब मैनेज करते हैं। और कैंप भी मैनेज करते हैं पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं है, अभी आप हमारा देखोगे शेड्यूल तो 1 तारीख को हम इंदौर में थे, 2 तारीख को हम गुंटूर में थे, 3 तारीख को विजयवाड़ा में थे, 4 तारीख को फिर वापस इंदौर में थे, 5 तारीख को हम सुबह आए हैं यहाँ पर, और 5 तारीख को कैंप था हमारा स्टार्ट। 5 से 9 हमने कैंप निपटाया, और फिर जाके 10 से आप शुरू हो गए, ठीक है। फिर 16 तारीख तक हम लगातार कैंप में रहेंगे। 16 के बाद हम 17 तारीख को सुबह बेंगलोर के लिए निकलेंगे। 17 तारीख को शाम को बेंगलोर में एक छोटी सी मीटिंग निपटाएंगे। 18 और 19 को बेंगलोर में 2 प्रोग्राम करेंगे। फिर 20 तारीख को वहां से निकलेंगे, सीधे शाम को 20 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में 20 तारीख को एक मीटिंग करेंगे, फिर 21 से लेकर 25 तक कैंप करेंगे। वहां पर कैंप लगा हुआ है प्रैक्टिकल वाला। फिर वहां से 25 की रात को ही निकलेंगे और 26 की सुबह सागर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 26 को जापान के लोग आ रहे हैं तो उनको अटेंड करेंगे। और 27-28 का फिर शिविर ज्वाइन करेंगे। फिर 29 को निकलेंगे, उड़ीसा का कैंप 1 से 6 तारीख अटेंड करेंगे। तो ऐसे करके, और उसके बाद भी लगातार हैं, ठीक है, कंटिन्यू, एक दिन भी कोई गैप नहीं है। और इसी गैप में हम अपने सारे काम, मतलब इसी प्रोग्राम में सारे काम अपने करते हुए निपटाते हैं। तो इस ताकत से लगना पड़ता है, तब जाके कुछ खड़ा होता है, ठीक है, तब जाके काम दिखता है या होता है। अदरवाइज तो ऐसे फिर क्या है, कुछ नहीं, हिलता डुलता। अभी हमें पूरा देश हिलाना, और देश के साथ पूरी दुनिया हिलाना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अब आप सब लोग हमारे साथ हैं। हमने पिछले 9 सालों में 3 साल तो हम लगातार खेतों में लगे रहे, कुछ निकालते रहे। फिर जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये जो मॉडल है 4 लेयर फार्मिंग का, अच्छा इसी में रिसर्च कार्य भी करते रहते, ये तो हमने बताया ही नहीं। रिसर्च कार्य में 298 वेराइटियां, 300 वेराइटी पे तो गेहूं के ट्रायल करते हैं हमारे साथ पूरे भारत में। सोचो, उनको अलग मैनेज करना, 300 वेराइटी केवल गेहूं की, और उसके बाद सब्जी अलग, फूल अलग, फल अलग, मतलब सभी चीजों को पकड़ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं। तो 115 तो मॉडल हमने खुद से बनाए जाके लोगों के यहाँ, जैसे जो है अलग अलग स्थानों पर कहीं जहाँ कैंप लगाए, या फिर मान के चलो किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ इस मॉडल को खड़ा करना है, तो अपन वहां भी चले गए। तो ऐसे करके 115 मॉडल हमने स्वयं से खड़े किए पूरे कंट्री में, और बाकी के लोगों ने जो किए वो अलग बात है, ठीक है। हमने खुद से 115 मॉडल खड़े किए। वो बता रहा हूँ कि 9 साल में इतना काम किया जा सकता है,
ठीक है, ये स्लाइड में इतना, मतलब इसमें अभी बहुत सारा कुछ नहीं है, पर मैं आपको खाली इसलिए बता रहा हूं कि हाँ ये किया जा सकता है ना, और आप भी इसे कर सकते हो। फिर उसके बाद 54-55 हजार लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी। ठीक है, 54-55 हजार लोगों को पिछले 6 सालों के कैरियर में इतने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फार्म से ट्रेनिंग भी दी। इसमें 8000 नौजवानों को भी ट्रेनिंग दी हमने। फिर उसके बाद 250 एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल भी खड़े किए देश में युवाओं के साथ में। ठीक है, और उसके बाद जो है ना लगभग 5 लाख से भी ज्यादा के किसानों का नेटवर्क बना लिया अभी तक, है ना, पूरे हिंदुस्तान में, जो कहीं ना कहीं से जैविक से या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों से जुड़े हुए हैं। तो इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, ई मार्केटिंग का एक पोर्टल बनाने वाले हैं। तो ई मार्केटिंग के पोर्टल में हम क्या करेंगे कि जो हिंदुस्तान के जैविक खेती करने वाले लोग होंगे उन सब को उस पोर्टल पे जोड़ देंगे। ठीक है, और जो जैविक खाना पसंद करेंगे उनको भी उस पोर्टल पे जोड़ देंगे। तो ये दोनों लोग जब एक पोर्टल पे जुड़ जाएंगे तो एक पोर्टल पे एक बाजार खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अपना आईडी, अपना पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे। वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड से अपना लॉगिन करेगा और लॉगिन करके अपना पूरा जो भी बायोडाटा है ना, कि भाई क्या उगा रहा, कितनी जगह में उगा रहा, कैसे उगा रहा है, ये सब सारी चीजें वो अपने से अपडेट करेगा। मतलब अपनी प्रोफाइल वो खुद अपडेट करता रहेगा। ठीक है, उसके पास पावर रहेंगे और वो अपडेट उसकी पूरे पोर्टल पे सब कोई देख पाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि मान के चलो पश्चिम बंगाल में कोई एक जिला है जिसमें कोई आलू उगा रहा है जैविक तरीके से। ठीक है, अब इस पोर्टल पे 10 लाख लोग जुड़े फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 10 लाख लोगों को पता चल रहा है कि वेस्ट बंगाल में कोई ये बंदा है जो जैविक आलू उगा रहा है, इस जिले में, इस गांव में ये है, इसका नाम ये है, इतने एकड़ में कर रहा, ये इसकी नाम है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये मोबाइल नंबर है, ये है। तो कांटेक्ट हो गया। अब पता चला वहीं का कोई व्यक्ति होगा जिसको जरूरत होगी तो वो जाके सीधा आपसे जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। लो साहब, आपका माल आपका बिक गया, है कि नहीं है। तो माल बेचने की आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। कितने भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप होंगे तो इस ई पोर्टल के माध्यम से आपको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, और आपका उत्पाद खेत से उठा लिया जाएगा। तो ऐसे करके जो है ना हम लोग ये काम करते हैं। एक बार में 10 लाख किसानों को जोड़ेंगे और 10 लाख खाने वाले लोगों को जोड़ेंगे। ऐसे करके 20 लाख लोगों को एक बार में एक पोर्टल पे जोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके इनकी संख्या फिर करोड़ों में कर देंगे। ठीक है कि नहीं। तो हर कोई व्यक्ति अपना सामान अपने रेटों पर, अपने दाम में, अपनी कॉस्ट पे बेचेगा। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे करके ये हम लोग अभी करने वाले हैं। इसके बाद जो है ना 22 बड़े देशों के लोग अपने फार्म पे अभी तक विजिट करने के लिए आ चुके। हम लोग अभी एक भी देश को नहीं गए, लेकिन हमने 22 देश के लोगों को हमने अपने खेत में बुलाया। ये भाई हमारे भारत की शान है। ठीक है कि नहीं। हाँ, जो भी है पर हमने बुलाया। ठीक है। और अभी जापान के लोग फिर से आने वाले हैं, अभी 26 तारीख को। आओ भाई, देखो, सीखो, है ना। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट के भी कई तरह के IAS IPS जो है ना अपने फार्म को विजिट कर चुके हैं और 25 से भी ज्यादा बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जाके अपन लोगों को समझा चुके हैं, बता चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, वो तमाम सारी चीजों के बारे में। भारतीय सेना के जवानों को लगभग 2500 सेना के जवानों को अपन प्रशिक्षण दे चुके हैं। ठीक है। इसके बाद जो है 8 बड़ी एग्रीकल्चर मैगजीन्स में अपने आर्टिकल समय समय पर निकलते रहते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में निकलते रहते हैं। और इसके बाद DD किसान चैनल पर भी अपन लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं और एपिसोड लगातार आते रहते हैं। ये जितने भी अपन ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए वो सब ऑन द फील्ड किए। हमारा शुरू से ही मकसद रहा है खेती को खेत पे आके सीखो, समझो, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर हम कॉपी पेन पे आपको चीजें समझाएंगे तो आपको 1-2% चीजें समझ में आएंगी, है कि नहीं है। पर जब आप फील्ड पे उतरते हो तो बिना कुछ समझाए आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि नहीं। मानते हो इस बात को कि नहीं। अभी हमने आपको काफी चीजें दिखाई तो आपको कुछ कुछ दिमाग खुला आपका, है ना। देखने से आपको समझ में आया कि यार ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो वो दिमाग फिर खुलने लगता है और फिर समझ में आने लगता है कि हाँ यार ये हो रहा है, ये किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये बात है। तो ऐसे करके हमने सारे जो प्रोग्राम किए वो सब ऑन द फील्ड किए। तो चाहे नौजवानों के प्रोग्राम हो, चाहे जो है
लोगों के प्रोग्राम हो या किसानों के हो, ये सब हमारे यहाँ के MP हैं, MLA हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं और जो है ना आर्मी के लोग हैं, ये सब लोग अलग अलग जो है ना बैच में अलग अलग प्रोग्राम में अपने यहाँ आते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रोग्राम किए, जो अपन ने स्वामी रामदेव जी ने जो है ना प्रैक्टिकल आके फील्ड अपनी विजिट किया, प्रवीण तोगड़िया जी ने भी प्रैक्टिकल काम अपना देखा, फिर उसके बाद जो है ना योगेंद्र यादव जी ने भी अपना काम प्रैक्टिकली देखा। तो कुल मिला के बहुत सारे लोगों ने अपने काम को प्रैक्टिकली फील्ड पर आकर विजिट किया, जजमेंट किया। फिर उसके बाद DD किसान पर जो सीरीज़ है अपनी देश किसान किसान के नाम से, वो यहाँ पर है। फिर GTV पर और आस्था चैनल पर और तमाम सारे चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट भी प्रोग्राम समय समय होते रहते हैं। फिर ये अपना लोकसभा TV पर भी प्रोग्राम किए, फिर और भी बहुत सारे चैनलों पर अपन ने प्रोग्राम किए। फिर ये मैगजीन्स और अखबारों के माध्यम से भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स के माध्यम से भी जो है ना अपन प्रोग्राम देते रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना लगभग 64 आर्टिकल के आसपास अभी तक अपन अलग अलग टॉपिक पे लिख चुके हैं।